हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। तो जैसा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैप्टर के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग पहले के वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले का चैप्टर अभी तक नहीं समझा है, पहले ये चैप्टर क्लियर नहीं है इसके पहले के टॉपिक्स, तो आपको ये आगे के टॉपिक्स कवर अप नहीं हो पाएंगे ईजिली। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है वो लोग वो वीडियोस देख लीजिए। उन वीडियोस का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसमें हमारा पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ फीचर्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के, जो कि प्लानिंग के अंडर में परस्यू किए गए थे 1991 तक। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। प्लानिंग इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ मार्केट शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991। अकॉर्डिंगली फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर ऑफन स्टडीड separately for the pre-1991 period and post-1991 period. The present section describes the features of economic policy between the period 1951 to 1991 as under. ठीक है, अब उसमें वो ये बोला है कि जो इंडिया के अंदर प्लानिंग थी ना, उसने मार्केट शिफ्ट दिया था इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में, जो कि मतलब गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना उसके अंदर प्लानिंग ने मार्केट शिफ्ट विटनेस किया था। कौन से ईयर में? 1991 में। और इसी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक पॉलिसी की जो फीचर्स हैं वो भी स्टडी किए गए थे सेपरेटली प्री 1991 पीरियड के लिए और पोस्ट 1991 पीरियड के लिए। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है वो अब हम पढ़ते हैं, जो कि किस के हैं 1951 से 1991 तक के बीच के। तो जिसमें हमारा पहला फीचर है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मतलब ये कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर लोगों का कितना ज़्यादा विश्वास था, कितना ज़्यादा बिलीव था। ठीक है, economic policy prior to 1991 indicated heavy reliance on public sector. Thus, in Industrial Policy Resolution 1956, as many as 17 industries were reserved for public sector as against 12 industries earmarked for private sector. It was realized that the objective of socialist pattern of society could be achieved only through a comprehensive development of public sector enterprises. ठीक है, इसमें ये बोला है कि 1991 से पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो ये इंडिकेट करती थी कि मतलब पब्लिक सेक्टर पे कितना ज़्यादा बिलीव है। ठीक है, 1991 से पहले यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका ज़्यादातर बिलीव सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे ही था, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर पे ही थी। ठीक है, जिस वजह से क्या था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956 में, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। किसके अगेंस्ट में? जो 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर की थी उनके में। ठीक है, और उस वक्त ये भी रियलाइज़ किया गया था कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न है सोसाइटी का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही तरीके से अचीव किया जा सकता है। कैसे? अगर हम मिलके काम करेंगे, मिलके काम किया जाएगा पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए, तो ही वो अचीव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट लिखा है ना, तो वो यही मतलब है मिलके काम करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी रेगुलेटेड डेवलपमेंट, इसे भी हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट अ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन. Similarly, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 placed several restrictions on the expansion of existing industries in the private sector. Regulated development of private sector was to ensure that there was no concentration of economic power in the private hands. ठीक है, अब जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था 1948 में, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो न्यू इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर में वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकती बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, और तो और इसी तरीके से क्या था, जितने भी मोनोपॉली थी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया था, मोनोपॉलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में, उसने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी थी। किसके ऊपर? कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर में उनकी एक्सपेंशन पे, मतलब जो पहले से इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी ना, उनकी एक्सपेंशन पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। किसने लगाई थी? मोनोपॉलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट।
1969। ठीक है, और ऊपर से ये भी था कि जो रेगुलेटेड डेवलपमेंट थी प्राइवेट सेक्टर की, मतलब ये कि जो डेवलपमेंट थी प्राइवेट सेक्टर की उसे कंट्रोल करके किस लिए क्या इंश्योर कर दिया गया था कि यहाँ पे कोई भी कंसेंट्रेशन नहीं होगा इकोनॉमिक पावर का प्राइवेट हैंड्स में। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी प्रोटेक्शन और जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसका रेगुलेशन यानी कंट्रोल। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स, पर्टिकुलरली MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, अब जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो किसके थ्रू रेगुलेटेड थी? काफ़ी सारे एक्ट्स के थ्रू उसे रेगुलेट किया जा रहा था, पर्टिकुलरली किसके अंडर में? MRTP यानी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, आगे वो बोल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है दूसरी तरफ वो काफ़ी सारी प्रोटेक्शन ऑफर कर रही थी कंपटीशन से। ओके, certain areas of production were exclusively reserved for the small scale industries. Besides, financial institutions were developed to cater to the needs of small scale industries. Several boards like Handloom Board and Silk Board were established to promote the products of small scale industries in the global market. ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये भी हुआ था कि जो प्रोडक्शन के काफ़ी सारे एरियाज थे उन्हें रिजर्व कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इसके अलावा ये भी हुआ था कि जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उन्हें डेवलप किया गया था किस लिए? कि जो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की नीड्स हैं उन्हें कैटर करने के लिए। और सेवरल बोर्ड्स बनाए गए, मतलब काफ़ी सारे बोर्ड बनाए गए जैसे कि हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, सिर्फ किस लिए? जो कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ग्लोबल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करने के लिए बोर्ड्स बनाए गए थे जैसे कि हैंडलूम बोर्ड और सिल्क बोर्ड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अब मतलब ये कि जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज थी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, उनका डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रीज लाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर आइडेंटिफाई एज ऑफ strategic significance. These industries were to be developed on priority basis. जो हमारी इंडस्ट्रीज थी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन्हें ना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था। और ये जो इंडस्ट्रीज थी इन्हें ना प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलप किया गया, मतलब इन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई डेवलपमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद ये एक ब्लॉक है, हम इसे पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज आप लोगों को पता होगा, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये भी इंटरमीडियरीज होती हैं। इंटरमीडियरीज को अगर हम हिंदी में बोलें तो उन्हें बिचौला बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप प्रॉपर्टी डीलर पे जाते हैं या कुछ, और फिर प्रॉपर्टी डीलर आपको प्रॉपर्टी के ओनर से मिलवाता है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर का रोल है वो इंटरमीडियरी आ जाता है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस लाइक आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंजीनियरिंग गुड्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज। दिस वाज बिकॉज these industries supplied essential ingredients for almost all heavy industries in the economy. No industry could run without power, energy, plant and machinery, engineering goods and iron and steel. ठीक है, अब जो इसमें ये बोल रहे हैं जो इंडस्ट्रीज थी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, जैसे कि आयरन एंड स्टील की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हो गई, इंजीनियरिंग गुड्स की हो गई, उन्हें यूनिवर्सल इंटरमीडियरी माना गया। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स से सप्लाई करती हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज होती है इकोनॉमी में। ठीक है, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज के लिए होती हैं। और कोई भी इंडस्ट्री बिना पावर के नहीं चल सकती, बिना प्लांट एंड मशीनरी की नहीं चल सकती और बिना आयरन एंड स्टील के नहीं चल सकती। तो एक इस तरीके से क्या था, ये प्रोडक्शन और ये मशीनरी वगैरह के बीच का इंटरमीडियरी था हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारी सेविंग होती है और इन्वेस्टमेंट होती है उस पर फोकस करना। अब मैं ना आप लोगों को यहाँ पे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस बताना चाहूँगी, क्योंकि ना कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में वो सेम चीज़ बोल जाते हैं, बट सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट होती है। सेविंग वो होती है जैसे कि जो हमारा घर खर्च है या कोई भी अलग खर्चा है उसमें से कुछ पैसे सेव करके अपने पास रखना।
जिससे वो आगे काम है, तो वो होती है हमारी सेविंग। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हमने पैसा बचाया था, उस पैसे को हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि शेयर्स खरीद के, बॉन्ड्स खरीद के, म्यूचुअल फंड्स खरीद के, ठीक है, या फिर हमने प्रॉपर्टी परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये मतलब इन्वेस्टमेंट होती है कि हाँ, जिसमें हमें ये हो कि आगे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाइड एज द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इंटरेस्ट रेट्स वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग, while इन्वेस्टमेंट was इंड्यूस्ड थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स। जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ना, उन्हें ना की डिटर्मिनेंट्स बनाया गया इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। और जो हाई इंटरेस्ट रेट थे उन्हें किस लिए प्रमोट किया गया? उन्हें ऑफर किया गया सेविंग को प्रमोट करने के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट थी उसे इंड्यूस किया गया सब्सिडीज और कैपिटल ग्रांट्स के थ्रू, ठीक है। अब इसमें हमारा 6 पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। मतलब ये जो हमारा फॉरेन प्रोडक्ट से कंपटीशन होता है उनसे प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है ना, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होती है किस चीज़ से? फॉरेन कंपटीशन से। क्यों? क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही काम करती हैं, जिस वजह से उन्हें फॉरेन कंपटीशन बहुत कम फेस करने को मिलता है, ठीक है। और जो मतलब हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो हमारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती है वो भी लिवाइड कर दी जाती है इम्पोर्ट्स पे, ठीक है। हमारा 7th पॉइंट आता है फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। जो हमारा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है उस पर फोकस करना, ठीक है। सब्सटीट्यूशन आप लोगों को वर्ड पता ही होगा कि जैसे हमारा कोका कोला का सब्सटीट्यूट आ जाता है थम्स अप, पेप्सी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्सटीट्यूट। इट इम्प्लाइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड। द बेसिक आइडिया वॉज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अब इसमें ये कह रहा है, जो इसमें ये बोला गया है कि इससे ये इम्प्लाई होता है कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है गुड्स का, जो कि अब्रॉड से इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। और तो और इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसे सेव किया जाए और सेल्फ सफिशिएंट बना जाए। मतलब सीधी सरल भाषा में ये बोला जाए कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है गुड्स का, जो कि इम्पोर्ट से अब्रोड होते हैं, वो इसकी बात की गई है इसमें, ठीक है। और तो और इसमें बेसिक आइडिया हमारा है फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना और सेल्फ सफिशिएंट बनना। फिर हमारा 8th पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। अब जो हमारी फॉरेन कैपिटल है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात इस पॉइंट में की गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA। Loans from abroad were accorded higher priority than FDI. This was to minimize economic control of the domestic market by the foreign investors. ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं जो हमारा FDI है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कंट्रोल की गई और रेगुलेट की गई है किसके थ्रू? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम फेरा बोलते हैं, FERA, ठीक है। और जो लोन्स हैं जो कि अब्रॉड से लिए गए हैं वो क्या है? अकॉर्डेड की गए हैं हायर प्रायोरिटी पे FDI से भी ज़्यादा। और तो और ये जो मतलब हमारा इकोनॉमिक कंट्रोल है ना डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू, उसे मिनिमाइज करने के लिए है, ठीक है। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट आता है सेंट्रलाइज प्लानिंग। मतलब जो हमारी प्लानिंग है वो एक सेंट्रलाइज हो। प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर अलाइन टू सेंट्रलाइज प्लानिंग। This is the objectives of growth as specified at the state level did not contradict with the overall strategy of growth as specified in the 5-year plans. ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेट लेवल पे, वो अलाइन किए गए किसके थ्रू? सेंट्रलाइज प्लानिंग में उसे अलाइन किया गया। और तो और जो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें स्पेसिफाइड किया गया स्टेट लेवल पे कि वो कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाएँ किसी भी ग्रोथ की ओवरऑल स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे कि 5-year प्लान्स में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ना इस पॉइंट की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं आपको इसे सीधी सरल और इजी लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा टिपिकल है यार, बहुत क्या ही बात की जा रही है, बट ईजी है ये, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। मतलब ये कि जो हमारी प्लानिंग थी उसने कितनी सक्सेस हासिल की, क्या अचीवमेंट पाई उसने। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ एज अंडर, ठीक है। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड, ठीक है। तो इसमें हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आती है ड्यूरिंग द पीरियड
prior to planning, national income of India increased at the rate of just 0.5% per annum. Indian economy was therefore a stagnant economy. ठीक है, प्लानिंग के आने से पहले क्या था, जो हमारी नेशनल इनकम थी ना इंडिया की, वो इंक्रीज हुई थी कितने रेट से? सिर्फ 0.5% पर एनम के उससे। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैगनेंट इकोनॉमी थी, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दैट increase in national income during the first plan was 4.6% per annum against the target of 2.1% per annum. ठीक है, और जो हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीज था फर्स्ट प्लान के दौरान वो था 4.6% पर एनम, और किसके अगेंस्ट में? जो हमारा टारगेट था 2.1% पर एनम का, उसके अगेंस्ट में। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, बिटवीन द सेकेंड एंड 10th प्लान the target was to raise national income by 5% per annum, but this target was achieved only between 5th and 10th plan. ठीक है, और सेकेंड और 10th प्लान के बीच में क्या था? जो हमारा टारगेट था वो था नेशनल इनकम को 5% से इंक्रीज करना। ठीक है, बट हुआ क्या? ये टारगेट कब अचीव हुआ? 5th और 10th प्लान के बीच में। फिर है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वाज 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%। ठीक है, 11th प्लान के दौरान हमारी जो इंक्रीज थी नेशनल इनकम में वो थी 7.5%, जिसमें कि जो हमारा टारगेट सेट किया गया था वो था 9%। और इसमें फिर लास्ट ऑब्जर्वेशन है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान वाज 6.7% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%। ठीक है, और 12th प्लान में क्या हुआ? जो हमारा नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ वो हुआ 6.7%, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो था 8%। तो इसमें वो कह रहा है फिर, thus during most plans we failed to achieve the targeted rate of growth, yet a deadlock was broken, a deadlock of economic stagnation that had gripped the Indian economy prior to independence. तो इसमें वही कह रहा है कि जितने भी प्लान्स थे उनमें से ज़्यादातर प्लान्स के दौरान क्या हुआ, हम अपना टारगेट रेट जो था हमारा ग्रोथ का उसे अचीव करने में फेल हो गए, जिस वजह से क्या हुआ, जो डेडलॉक है वो ब्रोक हो गया, टूट गया। और जो फिर डेडलॉक था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का, उसके पास ग्रिप्ट आई इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, फिर इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज ओवर टाइम, पर कैपिटा इनकम हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज हेयर, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड। अब उसमें क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी उसमें सिग्निफिकेंट राइज को नोट किया गया। और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, हम उसे पढ़ते हैं, जिसमें हमारी पहली ऑब्जर्वेशंस है, ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नोशनल। प्लानिंग से पहले क्या था, जो हमारा पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज था वो नोशनल था। नोशनल मीन्स ना के बराबर। ठीक है, जिससे हम ना तो एज्यूम कर सकते ना कुछ, वो ऐसा था कि पता ही नहीं लगता था कि इंक्रीज हो भी रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो, जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली। अब जो हमारा प्लानिंग का पीरियड था उसमें जो हमारी पेस ऑफ ग्रोथ थी ना वो पहले स्लो थी, 2.7% थी फर्स्ट प्लान के दौरान, लेकिन वो बाद में अपने आप ही पिक्ड अप हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, 11th प्लान रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम, कि जो 11th प्लान था उसके अंदर ग्रोथ रेट 6% पर एनम रिकॉर्ड की गई थी। फिर है 12th प्लान एस्टिमेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.3% पर एनम in 2017 to 18 and 2018 to 19. The rate of increase in per capita income was 5.7% and 5.6% per annum respectively. ठीक है, 12th प्लान के दौरान क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट था उसे 5.3% पर एनम एस्टिमेट किया गया, और 2017 टू 18 में और 2018 टू 19 में जो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम था उसका जो रेट था वो था 5.7% 2017 टू 18 में, और 5.6% पर एनम 2018 टू 19 के बीच में। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट as it implies greater availability of goods and services per head of population of the country, but the reader must bear in mind that this is an average rise. This does not show any promise of a rise in the quality of life of each and every individual in the economy. This does not account for the distribution of income.
ठीक है। वो इसमें ये कह रहा है कि जो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम था वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी, और ये इम्प्लाई करती थी कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं पर हेड ऑफ पॉपुलेशन उनकी ग्रेटर अवेलेबिलिटी है। ठीक है। और कह रहा है कि जो यहाँ पे एक सिचुएशन और इसमें दी गई है कि जो रीडर है, मतलब जो ये पढ़ रहा है, उसे ना अपने माइंड में ये एक और चीज़ बैठानी पड़ेगी कि ये सिर्फ एवरेज राइज था। ठीक है। जो इंक्रीज हो रहा था ये एवरेज डाटा है, और तो और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये जो राइज है कि मतलब ये जो राइज है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हो हर पर्सन का, इंडिविजुअल का, यानी इकोनॉमी में। ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है कि और ये इस सिचुएशन में बेस नहीं करता कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। मतलब सीधी सरल भाषा में ये कि जो हमारी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम थी ना वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाई कर रही थी कि यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज हैं पर हेड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री उसकी ग्रेटर अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो डाटा है ये सिर्फ एवरेज राइस का डाटा है। ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि ये जो राइस हो रहा है इससे हर इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है। ठीक है। और इसमें भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात भी नहीं की गई है। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी। तो इसमें वो कह रहा है ड्यूरिंग द 5 year प्लान्स देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ये कह रहा है कि 5 year प्लान्स के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे कंसिडरेबल इंक्रीज था सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट में, और इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, हमें वो ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। इन 1950 to 1951 रेट ऑफ सेविंग वॉज 9.5% नेशनल इनकम। Second one is it increased to 31.3% by the end of the 11th plan 2011 to 12 and was estimated to be 30.5% in 2017 to 18. Third observation is that likewise the rate of investment gross capital formation has risen from 9.3% of GDP in 1950 to 51 to 32.3% in 2017 to 18. ठीक है। वी ऑल नो डैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें उसने ये कहा है कि जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट थी उसके रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने ये रीड की। तो इसमें वो कह रहा है 1950 से 51 के दौरान क्या था, जो हमारा रेट ऑफ सेविंग था वो था 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम थी उसका 9.5% जो था वो हमारी सेविंग थी। फिर ये बढ़ के हो गई थी 31.3% हमारे 11th प्लान के एंड तक आते आते, और फिर ये 2017 to 18 में एस्टिमेट की गई 30.5, मतलब कम हो गई थी थोड़ी। ठीक है। और इसी तरह क्या हुआ, जो हमारी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन उसमें राइज हुआ 9.3% से कितना हुआ 32.3। ठीक है। 1950 to 1951 में थी 9.3% ऑफ GDP, बट 2017 to 18 में ये हो गई 32.3। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रिंसिपल ड्राइवर्स है, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल चेंज और टेक्निकल चेंज। 5 year plans have contributed to the development of agriculture in 2 ways, through land reforms and through improvement in technology. अब जो हमारे 5 year प्लान्स थे उन्होंने ना एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में दो तरीके से अपना योगदान दिया था। पहला लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, और दूसरा जो टेक्नोलॉजी थी उसकी इम्प्रूवमेंट। अब इसमें फर्स्ट है इसमें लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड। लैंड रिफॉर्म्स यानी सुधार करना। लैंड में क्या सुधार किए गए थे? फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्ट्रेट एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। इसमें क्या किया गया था, जितने भी बिचौले थे यानी कि ब्रोकर या एजेंट वगैरह उन सबको एबोलिश कर दिया गया था, जो कि एक गवर्नमेंट और किसान के बीच के थे। सेकंड हुआ ये मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स, मतलब जो रेंट्स थे उनका रेगुलराइजेशन हुआ, मॉडरेशन हुआ। फिर हुआ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो मतलब लैंड होल्डिंग्स थे उनकी सीलिंग हुई और रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का। फिर हुआ ये ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है। जो हमारे लैंड होल्डिंग साइज थे उनको ऑप्टिमाइज किया गया, कैसे में जितने भी होल्डिंग्स थे उनको एकजुट करके। कंसोलिडेशन मीन्स एकजुट। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरनमेंट फॉर फार्मिंग।
तो जो अभी हमने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े उनके कारण क्या हुआ, एक ना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो गई फार्मिंग के एनवायरनमेंट में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था इन चेंजेस की वजह से। फिर उसके बाद उसने बात की है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स led to revolutionary rise in agricultural output and productivity. Self-sufficiency in food grain was the hallmark of this change. ठीक है, उसमें ये बोला है कि जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ बेसिकली HYV सीड्स से, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट था और प्रोडक्टिविटी था ना, उसमें एक रेवोल्यूशनरी राइज आया। ठीक है, और जो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी थी ना, वो इस चेंज का हॉलमार्क बन गई थी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। 5-year plans gave a big push to the basic and capital goods industries, iron and steel, machinery, chemical fertilizers, etc. Following points bring out this fact. अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे 5-year प्लान्स थे, उन्होंने ना हमारी बेसिक नीड्स के जो गुड्स थे उनके इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को एक बिग पुश दिया था, और उसे हाईलाइट करने के लिए इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। वो पॉइंट्स अब हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। उसके बाद है इन द 11th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 7.2%. इट इंक्रीज टू 6.9% in 2018 to 19. Consumer goods industries have substantially grown to achieve the level of self-sufficiency. Indian economy is now ranked as the 10th largest industrial economy in the world. ठीक है, इसमें उसने बोला है कि प्लानिंग पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट था ना, वो कितना था 7% पर एनम के अराउंड था। और 11th प्लान में क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट था वो था 7.2%। ठीक है, जो कि 2018 to 19 में कितना हो गया 6.9%। ठीक है, और मतलब 6.9% से इंक्रीज हुआ। और तो और फिर वो कह रहे हैं जो हमारे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनमें ना सफिशिएंटली एक ग्रोन हुआ सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर उसने वो कहा है कि जो इंडियन इकनॉमी है वो 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकनॉमी है वर्ल्ड में। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि हमारा जो प्लानिंग पीरियड था उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 7.7% था। 11th प्लान के दौरान कितना हो गया, वो 7.2%, और फिर ये बढ़ गया 6.9% 2018 to 19 में। और जो हमारी कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज थी वो मतलब सफिशिएंटली ग्रोन थी सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल को अचीव करने के लिए। और फिर जो हमारी इंडियन इकनॉमी है उसे वो है अब 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसमें है, ऐसे भी हम पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये means of transport and communication, irrigation facilities and power generation capacity, banking and insurance facilities are the key elements of economic infrastructure. During planning, economic infrastructure has recorded a significant growth. Here are a few examples. जो हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, पावर जनरेशन कैपेसिटी थी, या फिर जो बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होती है ना, ये सारी हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स होते हैं। ये सब हमारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और तो और प्लानिंग के दौरान क्या था, जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। तो जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स। जो हमारा इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन चुका। ठीक है, फिर है installed power generation capacity which was 2300 megawatt in 1950 to 51 increased to 3,56,818 megawatt as on 31st March 2019. उसके बाद है a revolutionary growth of IT sector has earned India the distinction of a global player in the international market. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की गई थी वो थी सिर्फ 2300 मेगावाट के कौन से ईयर में 1950 to 51 में, बट 2019 31 मार्च को कितनी है वो 3,56,818 मेगावाट। MV मतलब है यहाँ पे MW का मेगावाट। ठीक है, तो अब आप खुद लगाइए कहाँ 2300 और कहाँ 3,56,818।
कितना फ़र्क आ गया यहाँ पे, 3,54,818 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया, सॉरी 3,54,518 का डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा मेगावाट का डिफरेंस है। आप खुद सोचिए कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और जो हमारा आईटी सेक्टर था उसमें भी रेवोल्यूशनरी ग्रोथ तो हुआ था, जो उसमें इंडिया ने ग्लोबल प्लेयर जो होता है डिस्टिंक्शन हासिल की थी इंटरनेशनल मार्केट में। इसके बाद हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद पॉइंट है 7 पॉइंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है वो हम पढ़ते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर द की एलिमेंट्स, की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज हैव रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। तो जो हमारी हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज आती हैं वो हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का की एलिमेंट होती हैं। ठीक है, और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया था। ठीक है, इसमें आगे वो कह रहा है इट इज़ ओइंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज दैट डेथ रेट हैज़ केम डाउन टू 6.3 per thousand in 2017 from 27 per thousand in 1951. Average life expectancy has risen from 32 years in 1951 to 69.4 in 2018. As regards educational facilities, the number of school-going students has increased threefold and that of collegiates fivefold since 1951. अब इसमें वो ये कह रहा है कि इसी के वजह से, इसी के कारण हुआ ये कि जो हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उसमें एक्सपेंशन हुआ, और इससे क्या हुआ, जो हमारा डेथ रेट था वो डाउन हो गया, जो 2017 में 6.3 per thousand हो गया, और जिसमें कि 1951 में कितना था, 27 per thousand। ठीक है, और जो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बढ़ गई, कितनी हो गई 2018 में, वो 69.4 ईयर्स, और पहले कितनी थी 32 ईयर्स 1951 में। और तो और इसी के उसमें ये भी बोला गया था कि जो हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ थी उसी के रिगार्डिंग जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे वो बढ़ गए 3-fold, मतलब जितने जा रहे थे उसके 3 गुना हो गए, और जो कॉलेजिएट्स थे वो उसके 5 गुना हो गए। ठीक है, उसके बाद 8th पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। Serious efforts have been made during plans to increase employment opportunities. In different 5-year plans, government has launched several employment schemes. It is significant to note that during the 11th plan, unemployment rate came down from 8.3% in 2004 to 2005 to 6.9% in 2018 to 19. ठीक है, मतलब ये ड्यूरिंग द 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट केम डाउन फ्रॉम 8.3% इन 2004 to 5 to 5.6% in 2011 to 12. इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018 to 19. ठीक है, अब 11th प्लान के दौरान क्या हुआ, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ना वो नीचे आ गया, कहाँ से, जो 2004 to 5 में 8.3% था वो आ गया 5.6% पे 2011 to 12 में, और 2018 to 19 में ये आ गया 6.9% पे, मतलब थोड़ा बढ़ गया था ये। ठीक है, इन 12th 5-year प्लान गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 million एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब 12th 5-year प्लान में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी ना उसने एक टारगेट फिक्स कर दिया, किस चीज़ का, 50 million एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नहीं तो आप फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली, फॉलोइंग फैक्ट्स प्रूव दिस पॉइंट। अब जो हम प्लानिंग के दौरान क्या हुआ था, जब हमारे प्लान्स बन रहे थे ना उस दौरान होया ये कि जो हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड था ना उसकी वॉल्यूम और वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब इसमें उसने कुछ फैक्ट्स दिए जो कि ये पॉइंट प्रूव करते हैं, तो जिसमें हमारा पहला फैक्ट है, इन 1948 to 49 the value of foreign trade was rupees 792 crores. It was increased to rupees 59,02,036 crore in 2018 to 19. Composition of exports and imports has significantly changed. Prior to planning, we were largely exporting primary products, mainly inputs for industrial output, and importing finished goods. Now the pattern is gradually reversing. ठीक है, the change in composition is significantly marked in the area of exports. We are now exporting engineering goods. This is a sign of India emerging as an industrial nation. ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट फैक्ट इसमें ये है कि 1948 to 49 में हुआ ये कि जो हमारे फॉरेन ट्रेड की वैल्यू थी वो थी 792 करोड़,
बट 2018 टू 19 में ये बढ़ के कितनी हो गई 59,02,036 करोड़। ठीक है, और जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कंपोजिशन था वो भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। प्लानिंग से पहले क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये रिवर्स हो गया। रिवर्स इन द सेंस हुआ ये, अब हम क्या कर रहे हैं, जो फिनिश गुड्स है ना हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है उन्हें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जिससे क्या हुआ, क्या हो रहा है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इससे जो हमारे कंपोजिशन में चेंज है, इससे ना एक मतलब सिग्निफिकेंट मार्क है हमारे एक्सपोर्ट के एरिया में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हमारी इंडिया के एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है एज एन इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है, इन शॉर्ट इंडियन इकोनॉमी हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग. The change is happening across all the sectors of the economy. Also, the growth is being reflected in higher and higher standard of living of the people. However, there are certain dark spots pointing to the failure of planning in India. This is what we discuss in the following section. अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया है। किस चीज़ के साथ, एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज जो कि प्लानिंग पीरियड के दौरान था। ठीक है, और जो ये चेंज है ये मतलब हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर में हुआ था। ठीक है, और जो इसमें ये भी हुआ था कि जो ग्रोथ थी ना वो ऊंचे से ऊंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रिफ्लेक्ट की गई थी। और तो और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब डार्क स्पॉट्स भी थे, मतलब काफ़ी सारे फेलियर भी थे, जो हमारे डार्क स्पॉट्स थे ना ये हमारी इकोनॉमी में, ये हमारी प्लानिंग इन इंडिया की फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे थे। ठीक है, जो कि हमने अभी काफ़ी सारे सेक्शंस में से डिस्कस किया। ओके, इसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक आता है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि जो प्लानिंग इन इंडिया थी उसके कुछ फेलियर्स, यानी कि आप लिमिटेशंस इन्हें बोल सकते हो प्लानिंग इन इंडिया के। ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट वन इज एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एब्जेक्ट पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज अ सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग, बट दिस इज वेयर वी स्टैंड. In India, 21.9% of population still lives below the poverty line. These are those people who are not getting even the essentials of life, food, shelter and clothing. Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India. ठीक है, जो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी था ना वो प्लानिंग का सेंट्रल थीम था, लेकिन हुआ क्या, हम ऐसी कगार पे आके खड़े हो गए कि इंडिया के अंदर 21.9% जो थी ना पॉपुलेशन वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। ठीक है, इतनी गरीब थी कि पॉवर्टी लाइन से भी नीचे थी। ठीक है, और ये वो लोग थे जो कि मतलब जिन्हें ना अपनी लाइफ के एसेंशियल ही नहीं मिल रहे थे, जैसे कि ना खाना था, ना शेल्टर था, ना क्लोथिंग था। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि मतलब कम से कम 50% तक के लोग जो थे वो सब मतलब जो पुअर थे ना 50% तक पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ कहाँ थे, इंडिया के अंदर थे। ठीक है, तो मतलब 50% के करीब गरीबी तो पूरे वर्ल्ड की इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन वही महंगाई होगी तो अपने आप ही पॉवर्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 5-year प्लान्स रियल इनकम ऑफ द पीपल हैज टेंडेड टू इरोड. Also, economic divide between haves and have-nots has tended to rise. First plunge is the only exception when price levels slided down. In all the other plans, the prices recorded a steep rise. ठीक है, इसमें मतलब ये बोला गया है कि मतलब हम ना कहीं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो था ना एक कंट्री में हमारी में, हम उसे टैकल करने में फेल थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था ना 5-year प्लान्स के दौरान उसमें उसकी वजह से, ठीक है, और जो हम पीपल की रियल इनकम थी वो इरोड होती जा रही थी, और तो और जो इकोनॉमिक डिवाइड था ना हैव्स और हैव नोट्स में वो बढ़ता जा रहा था। और जो फर्स्ट प्लान था वो सिर्फ एक ऐसी एक्सेप्शन थी जिसमें जो प्राइस लेवल था वो डाउन हुआ था, और बाकी प्लान्स में जो प्राइस था ना उसमें राइज ही रिकॉर्ड किया जा रहा था। थर्ड पॉइंट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। While more and more opportunities of employment have been generated, challenge of unemployment has not subsided.
At the end of first plan, 53 lakh persons were unemployed. This number rose to over 4 crore at the end of 11th plan. This is emerging to be a serious cause of social unrest, threatening the process of growth. ठीक है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही थी, वहाँ पे एक चैलेंज था अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि सबसाइडेड नहीं हुआ था. ठीक है. और फर्स्ट प्लान के एंड तक हुआ क्या, जो 53 लाख पर्सन थे ना वो अनएम्प्लॉयड थे, और तो और बाद में ये नंबर बढ़ गया 4 करोड़ तक. 11th प्लान के आते आते 11th प्लान की एंडिंग आते आते 4 करोड़ हो गया. और तो और ये एक सीरियस मैटर था सोशल अनरेस्ट का, जो कि सोशल अनरेस्ट बना रहा था, और तो और ये ना हमारे ग्रोथ प्रोसेस के लिए भी एक थ्रेट था. ठीक है. इसके बाद 4th पॉइंट आ जाता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स continues to be inadequate despite 67 years of planning. Consequently, actual growth has failed to match the targets of growth. Particularly, shortage of power has been a serious constraint in the overall process of growth and development. ठीक है. जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी ना, जैसे कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है, पावर हो गया यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस और जो हॉस्पिटल्स थे वो कंटिन्यू था इनएडिक्वेट होने में, जिसमें कि प्लानिंग के 67 ईयर्स हो रहे थे. ठीक है. और कॉन्सिक्वेंटली ये था जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी ना वो फेल हो रही थी हमारे ग्रोथ टारगेट्स को मैच करने में. और ऐसे में क्या हो रहा था, जो पावर थी उसकी जो शॉर्टेज थी वो एक सीरियस कंस्ट्रेंट बन चुका था हमारे ओवरऑल प्रोसेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी was considered as the principal goal of planning. Ironically, this has been the principal failure of planning in India. Widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservations in jobs to the economically and socially weaker sections of the society. ठीक है. जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी थी ना उसे तो प्रिंसिपल गोल माना गया था प्लानिंग का, लेकिन आयरनिकली हो क्या रहा था यहाँ पे ना प्रिंसिपल फेलियर था प्लानिंग का. मतलब इसमें ये था जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी थी ना वो वाइडनिंग हो रही थी, और क्या कंपेल कर रही थी कि जो गवर्नमेंट थी ना वो रिजर्वेशंस ज़्यादा ऑफर कर रही थी जॉब सेक्टर में, किन्हें, इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को. ओके. इसके बाद एट लास्ट ही इज सेइंग दैट briefly as observed by an expert team of UNO, the implementation and enforcement have been the principal shortcomings of planning in India. Plans are formulated after a good deal of deliberations, but the targets are not achieved due to inefficient administration, dishonesty, vested interest, red tapeism, etc. It was owing to overall failure of the strategy of planning that in 1991 the government took a U-turn from the policy of controls and regulations to the policy of market-driven growth process. NEP New Economic Policy redefined the whole framework of policies and programs for growth and development. ओके. तो इसमें उसने ये बोला है कि अगर हम शॉर्ट में बोला जाए तो जो यूएनओ के एक्सपर्ट टीम है ना उनके थ्रू ऑब्जर्व किया गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है और इन्फोर्समेंट है वो एक प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग है हमारी प्लानिंग का, और जो प्लान्स है वो फॉर्मुलेट होते रहते हैं हर गुड डील के बाद, जो कि डेलिब्रेशन की गुड डील होती है, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं ना वो अचीव नहीं हो पाते. किसकी वजह से? इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ईमानदारी ना होने की वजह से, ठीक है, और अपने बारे में सोचने की वजह से, रेपटेपिज्म की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. और तो और इससे क्या हो रहा था कि जो मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ना प्लानिंग की 1991 में उसका ओवरऑल फेलियर हो रहा था. ठीक है. और गवर्नमेंट फिर यूटर्न ले रही थी पॉलिसी ऑफ कंट्रोल्स की उससे, और जो रेगुलेशंस थे मार्केट पॉलिसी की उसमें. ठीक है. और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो रीडिफाइन करती है यहाँ पे जितना भी हमारा फ्रेमवर्क था पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग जो ग्रोथ के और डेवलपमेंट के थे. ओके. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, सायोनारा, सिया, बाय, खुदा हाफिज़.